नमस्कार। इस वीडियो में हम वर्ष 2025 के नवंबर माह में आयोजित यूपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर विषय के प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक एरे डैश के तत्वों को संग्रहित कर सकता है। एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें समान प्रकार अर्थात होमोजीनियस डाटा आइटम लगातार मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। तो इसमें समान प्रकार में सेम डेटा टाइप, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि हमें अलग अलग डाटा टाइप को रखना है तो स्ट्रक्चर और क्लास को हमें यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 82, उच्चतम प्रदर्शन की आवश्यकता वाले कार्य को संभालने के लिए कौन सा मदरबोर्ड घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है? यह आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। नॉर्थ ब्रिज सीधे सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कार्ड से जुड़ा होता है। यह तेज डाटा संचार और उच्च प्रदर्शन वाले कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है साउथ ब्रिज, कम गति वाले उपकरणों को नियंत्रित करता है। इससे एचडीडी मींस हार्ड डिस्क, यूएसबी, कीबोर्ड, माउस आदि कनेक्ट होते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ब्रिज हो जाएगा। आप यहाँ से डीएमए और यूएआरटी को भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कार्यालय स्वचालन का कौन सा मुख्य घटक असंरचित सामग्री के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सबसे पहले हमें समझना होगा असंरचित सामग्री, जिसे हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट। एक ऐसा डेटा जिसमें कोई निश्चित टेबल या डाटाबेस प्रारूप नहीं होता है। जैसे एग्जांपल पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट, ईमेल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सभी अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट हैं। इसे मैनेज करने के लिए ईसीएम, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेज जैसे ईमेल, इमेज, पीडीएफ, अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट को संग्रहित, व्यवस्थित और प्रतिबंधित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, एकल केबल विफलता से कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर ए है मैश, जो शुरुआत का ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। एक बार इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। मैश टोपोलॉजी, प्रत्येक नोड कई अन्य नोड से जुड़ा होता है। यदि एक केबल या लिंक खराब हो जाए तो डाटा दूसरे मार्ग से भेजा जा सकता है, इसलिए नेटवर्क काम करता रहता है, मीन्स कम प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 85, डाटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीडीएल का उपयोग डाटाबेस की संरचना को बनाने, बदलने, हटाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत क्रिएट कमांड, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड आदि कमांड आती हैं। बाकी जो डीएमएल है, इसे बोलेंगे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका प्रयोग डाटा को जोड़ने, संशोधित करने और हटाने के लिए किया जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका उपयोग डाटाबेस में ट्रांजैक्शन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डीसीएल, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंतर्गत ग्रांट और रिवोक दो कमांड आती हैं। डीसीएल का उपयोग डाटाबेस में सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, दस्तावेज को साझा करने के लिए कौन सा फाइल प्रारूप सबसे अधिक विश्वसनीय है? इसका हम सभी जानते हैं, जब डाटा हम शेयर करते हैं तो हमेशा पीडीएफ में डाटा शेयर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि हम डीओसी में डाटा सेंड करेंगे, इसमें दस्तावेज को आसानी से संपादित, एडिट किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग सिस्टम पर फॉर्मेटिंग बदल सकती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे डाटा शेयरिंग के लिए। इसी प्रकार ओडीटी का यूज भी नहीं करेंगे। ईएक्सी एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइल होती है, इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है, दस्तावेज साझा करने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एक मैन डिजाइन किया जा रहा है। इस परिदृश्य में एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जब आप एक मैन, जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी पूरे शहर के स्तर का नेटवर्क डिजाइन किया जा रहा है, तो वहाँ हजारों आईओटी उपकरण जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट,
सीसीटीवी कैमरे, पर्यावरण सेंसर या सार्वजनिक वाईफाई एक साथ जुड़े रहते हैं। एक जटिल परिदृश्य में एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का उपयोग करने का सबसे मुख्य और प्राथमिक लाभ केंद्रीकृत ट्रैफिक प्रबंधन, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक्सेल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक तब होता है जब क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक एक स्वचालित साइबर हमला है जिसमें हमलावर पहले से चोरी किए गए यूजर नेम, पासवर्ड या अन्य क्रेडेंशियल का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों, प्लेटफॉर्मों पर स्वचालित रूप से लॉगिन करने का प्रयास करता है। यह हमला इस तथ्य का लाभ उठाता है कि कोई उपयोगकर्ता अलग अलग वेबसाइट पर एक ही पासवर्ड का उपयोग करते हैं। यदि किसी वेबसाइट का डाटा लीक हो जाए तो उपयोगकर्ता का यूजर नेम, पासवर्ड सार्वजनिक हो जाए तो हमलावर उन्हीं क्रेडेंशियल को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, बैंकिंग साइट या सोशल मीडिया पर आजमा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, ओपन ऑफिस में कौन सा अनुप्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है? देखो, सबसे पहला है इम्प्रेस, यह पावर पॉइंट जैसा होता है, इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। दूसरा है राइटर, यह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह काम करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। कैल्क एक्सेल की तरह वर्क करेगा और बेस जो है एमएस एक्सेस की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 91, ई कॉमर्स सुरक्षा में एसएसएल टीएलएस एनक्रिप्शन की भूमिका क्या है? देखो, जहाँ एनक्रिप्शन वर्ड आएगा वहां पर सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो हमें सिक्योरिटी संबंधित से में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, भुगतान, लेन देन और संवेदनशील उपयोगकर्ता की जानकारी की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य ऑप्शन आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। एसएसएल को समझना है तो एसएसएल क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ऐसा सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले डाटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि तीसरा व्यक्ति उसे पढ़ या बदल ना सके। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के कार्यों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो वीपीएन भी क्या करता है? हमें सुरक्षा एनक्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो वीपीएन को एक सिक्योर टनल भी कह सकते हैं। वीपीएन एक ऐसी तकनीकी है जो पब्लिक इंटरनेट पर एक सुरक्षित एवं एनक्रिप्टेड कनेक्शन स्थापित करती है। जब आप वीपीएन का उपयोग करते हैं तो आपका डाटा एनक्रिप्ट होकर वीपीएन सर्वर के माध्यम से गुजरता है, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा विकल्प आपको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनिमेशन कॉपी करने की अनुमति देता है? देखो, एनिमेशन कॉपी करने के लिए आप एनिमेशन पेंटर का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहां से एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 94, ई बैंकिंग में एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एनक्रिप्शन का यूज डाटा को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अधिकृत व्यक्ति ही उसे पढ़ सके, अर्थात संवेदनशील जानकारी अनधिकृत पहुंच से बचाना। देखो, एनक्रिप्शन के बिना आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा, जब पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, संवेदनशील जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाना। क्वेश्चन नंबर 95, लोकल एरिया नेटवर्क में सामान्यतः किस नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी है। इसमें सभी कंप्यूटर, प्रिंटर, अन्य नेटवर्क डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस, जिसे हम स्विच या हब कहते हैं, से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक मानक GAN गैन आर्किटेक्चर में कितने न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हमें गैन आर्किटेक्चर को समझना है। यहां से आपको गैन की फुल फॉर्म देख लेनी है।
गेन में दो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, पहला होता है जनरेटर और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर फेक इमेज तैयार करता है, डिस्क्रिमिनेटर उसे रियल और फेक चेक करेगा, जनरेटर बार बार सुधार करता है, अंत में बहुत ही वास्तविक या रियलिस्टिक डाटा तैयार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई का उदाहरण है? सबसे पहले हमें इसमें ईडीआई को समझना होगा, जहां ग्राहक, विक्रेता और सप्लायर के बीच ऑर्डर की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई बूलियन ऑपरेटर नहीं है, सबट्रैक्ट भी नहीं है, और हाँ बूलियन ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऐड भी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्यू में डी क्यू ऑपरेशन क्या करता है? क्यू जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है रेयर। एन क्यू का मीनिंग है क्यू के अंत में अर्थात रेयर में नया एलिमेंट जोड़ना, और डी क्यू का मीनिंग क्या है? क्यू के प्रारंभ या अथवा फ्रंट से तत्व को हटाना। इसमें डी क्यू के बारे में पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, आगे के एलिमेंट को हटाना, रिमूव द एलिमेंट एट द फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 100, विंडोज में सेफ मोड बूट विकल्प का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम सेफ मोड को समझेंगे। विंडोज का एक विशेष डायग्नोस्टिक मोड है जिसमें विंडो केवल आवश्यक ड्राइवर और सेवाओं के साथ स्टार्ट होता है। इसका उपयोग किया जाता है ड्राइवर प्रॉब्लम को पहचानने के लिए, मालवेयर को हटाने के लिए, सिस्टम एरर को ठीक करने के लिए, विंडोज को बूट इश्यू को ट्रबल शूट करने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। समस्या का निवारण मीन्स ट्रबल शूट करने के लिए न्यूनतम ड्राइवरों और सेवाओं के साथ विंडोज प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 101, यदि तालिका डिपार्टमेंट में डुप्लीकेट डिपार्टमेंट का नाम है तो निम्नलिखित क्वेरी का आउटपुट क्या होगा? क्वेरी है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम, डिसेंडिंग नल फर्स्ट। पहले इन तीनों शब्दों को समझ लीजिए। डिस्टिंक्ट या डुप्लीकेट हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑर्डर बाय यह नामों को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करता है। नल फर्स्ट यह नल मान को सबसे पहले दिखाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सभी विशिष्ट डिपार्टमेंट का नाम अवरोही क्रम में, नल सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 102, एन इंटू एम द्विआयामी सारणी में सभी तत्वों का योग ज्ञात करने के लिए समय जटिलता क्या है? एन इंटू एम 2 डायमेंशनल एरे है, तो हमें अगर इन सभी का योग, सभी एलिमेंट का योग ज्ञात करना है तो सभी एलिमेंट को हमें विजिट करना होगा। सभी एलिमेंट को विजिट करने पर हमें टोटल एलिमेंट एन इंटू एम प्राप्त होंगे, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, इंटरनेट एक्सेस करते समय कई डिवाइस को एक ही सार्वजनिक आईपी एड्रेस शेयर करने की अनुमति देने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यदि आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप पब्लिक आईपी के माध्यम से ही इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट आईपी पर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। पब्लिक आईपी आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। जब हमें पब्लिक आईपी मिलता है तो हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं। यहाँ से आपको समझना होगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में या पब्लिक को प्राइवेट में बदला जाता है ताकि प्राइवेट नेटवर्क के कई कंप्यूटर या डिवाइसेस पब्लिक आईपी का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस कर सकें। ठीक है, हमारे पास एक राउटर होता है, इसे पब्लिक आईपी मिलेगा आईएसपी के द्वारा, मीन्स यहाँ तक इंटरनेट की सेवा मिल गई है। तो एनएटी क्या करेगा, नेट क्या करेगा, जो बाकी जो प्राइवेट आईपी है इन सभी पे इंटरनेट वर्क करेगा। किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेट सर्विस राउटर द्वारा प्रदान की जाती है।
पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। ये चीज आपको पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा HTML5 API वेब एप्लीकेशन को उपयोगकर्ता के ब्राउजर में डाटा स्टोर करने और ब्राउजर बंद करने के बाद उसे बाद में पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? बाद में अगर डाटा मिल रहा है मीन्स डाटा कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, वेब स्टोरेज एपीआई। बाकी आप वेब स्टोरेज एपीआई को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नेटवर्क सिस्टम में अंतरनेट सिक्योरिटी फंक्शनलिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है? देखो इसको ध्यान से पढ़ना है। सिक्योरिटी फंक्शनलिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, नहीं की बात हो रही है। ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। एंटीवायरस भी सिक्योरिटी प्रदान करता है, फायरवॉल भी सिक्योरिटी प्रदान करता है। लोड बैलेंसिंग ये सिक्योरिटी प्रदान नहीं करता है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप इनको एक बार यहाँ से भी पढ़ लें। किसी भी कोड को लिखने से पहले प्रोग्राम के इच्छित चरणों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की मैनुअल विधि को कौन सा शब्द वर्णित करता है? डेस्क चेकिंग एक मैनुअल तकनीक है जिसमें प्रोग्रामर कोड लिखने या चलाने से पहले प्रोग्राम के लॉजिक और चरणों की कागज पर मानसिक रूप से चरण दर चरण चलाकर उसकी तर्कसंगत की जांच या समीक्षा करता है। इसमें प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस किया जाता है ताकि लॉजिकल त्रुटियां या लॉजिकल एरर खोजी जा सके। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेस्क चेकिंग हो जाएगा। कंपाइलिंग, टेस्टिंग और फ्लो चार्टिंग के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 107, ऑफिस ऑटोमेशन में ईडीआई का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? ईडीआई इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जो दो कंपनियों के बीच व्यवसायिक दस्तावेजों जैसे परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, शिपिंग नोटिस आदि का कंप्यूटर से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान है। ईडीआई के प्रमुख लाभ क्या हैं? डाटा एंट्री की त्रुटि कम होती है, लेन देन तेजी से होता है, कागज का उपयोग कम होता है, मानव हस्तक्षेप कम होता है, समय और लागत की बचत होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग एरर्स में कमी और तीव्र ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 108, यूआरएल का वास्तविक रूप क्या है? इसे सभी जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 109, बूलियन गुणन किस लॉजिक ऑपरेशन के समतुल्य है? सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एंड एक मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट यह सुनिश्चित करता है कि एक तालिका में प्रदर्शित होने वाली वैल्यू किसी अन्य संबंधित तालिका में भी प्रदर्शित होनी चाहिए? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यह सुनिश्चित करती है कि किसी टेबल की फॉरेन की में केवल वही वैल्यू हो सकती हैं जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की में मौजूद हैं। डाटा कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, यह विभिन्न टेबलों के बीच डाटा की संगति एक वैधता बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 111, पार्किंग के दौरान वास्तविक समय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर वाहनों में सबसे अधिक एकीकृत होता है? इसको यहाँ से समझिए। वाहनों में पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम के लिए सबसे अधिक अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। ये सेंसर उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें भेजते हैं और उनके वापस आने के समय को मापकर वाहन और बाधा के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैग्नेटिक सेंसर क्या है, टेम्परेचर सेंसर क्या है और ऑप्टिकल सेंसर क्या है, बाकी इनको आप यहाँ से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 112, क्यू में नया तत्व कहाँ डाला जाता है? क्यू में नया एलिमेंट पीछे से ऐड करते हैं। डिलीशन हमेशा, जिसे हम डी क्यू कहते हैं, फ्रंट से होता है। ओरेकल में किसी क्वेरी द्वारा लौटाई गई पंक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए किस एसक्यूएल क्लॉज का उपयोग किया जाता है? प्रतिबंधित मीन्स वो कोई कंडीशन हमें लगानी है तो हम वेयर का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक बार वेयर के बारे में, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, सभी के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114,
चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किस प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस को आधुनिक कंप्यूटर का यांत्रिक अग्रदूत माना जाता है? चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना की थी। इसे आधुनिक कंप्यूटरों का यांत्रिक अग्रदूत कहा जाता है क्योंकि इसमें आधुनिक कंप्यूटरों के लगभग सभी प्रमुख भागों की अवधारणा मौजूद थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 115, किसी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य है, मीन्स हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? विशिष्ट अनुप्रयोगकर्ता उन्मुख कार्य निष्पादित करना, मीन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क। यूजर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। आपको एक बार यहाँ से पढ़ लेना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, बाकी अन्य ऑप्शन मैंने इधर समझाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक वृत्ताकार क्यू में संभव नहीं है? क्यू में संभव नहीं है जब वह भरी हुई हो। तो अगर क्यू भरी हुई है तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसमें हम एन क्यू नहीं कर सकते, मीन्स एलिमेंट हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ईडीआई का उपयोग करके सामान्यतः किस प्रकार के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है? ईडीआई हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें क्या था? क्रय आदेश, चालान, शिपिंग, ये सभी परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ईडीआई का उपयोग करके सामान्यतः किस प्रकार के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाता है? ईडीआई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत परचेज ऑर्डर, इनवॉइस या शिपिंग नोटिस आदि का आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी नियंत्रित संचालन एक लूप द्वारा दर्शाई जाती है जो निर्देशों के एक सेट को तब तक निष्पादित करती है जब तक कि निर्दिष्ट स्थिति में सत्य रहती है? लूप की बात हो रही है। लूप का मीनिंग होता है आइट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रीएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी रनिंग प्रोसेस से सीपीयू को समय समाप्त या उच्च प्राथमिकता के आधार पर जबरन वापस ले सकता है, किसी दूसरी प्रक्रिया को सीपीयू आवंटित कर सकता है। इसी कारण सिस्टम मल्टीटास्किंग और बेहतर रेस्पॉन्स टाइम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी, ओएस किसी भी चल रही प्रोसेस से सीपीयू को जबरन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, मल्टी कोर प्रोसेसर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? मल्टी कोर प्रोसेसर वह प्रोसेसर है जिसमें एक ही चिप में दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग कोर होते हैं। प्रत्येक कोर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ पैरेलल प्रोसेसिंग, अर्थात एक ही समय में कई कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।